हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट 24 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 6। इसके पार्ट 1 to 5 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा मीन्स होता है कि नाजी लोगों ने किस तरीके से अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और जनता के दिमाग पे, दिलो दिमाग पे अपने आप को हावी किया। तो वो देख लेते हैं हम। द नाजी regime यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। यानी कि नाजी लोग जो थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया और अपना जो इफेक्ट था वो लोगों के माइंड पे क्रिएट किया। द टर्म्स उन्होंने क्या किया कि द टर्म्स दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस। यानी कि उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी जो विचारधारा थी उसको लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाया और उनके दिलो दिमाग पे छा गए। डिपेक्टिव बट आर चिलिंग टू। Nazis never used the words kill or murder इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। यानी कि जो नाजी लोग थे वो किल या मर्डर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, क्योंकि वो कई तरीके से लोगों को ख़त्म कर रहे थे, उनको मार रहे थे, पर वो अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्द किल या मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से वो मास किलिंग को कभी भी किल या मर्डर का नाम ना देके अलग तरीके से बोलते थे। क्या कहते थे कि मास किलिंग वर्ड टर्म, मास किलिंग को क्या कहा जाता था, स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूस। यानी कि यहूदियों के लिए अंतिम सॉल्यूशन का नाम दिया जाता था, उसको किल या मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके सिवा है एंथनासिया फॉर डिसेबल्ड। एंथनासिया वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जो डिसेबल लोग होते हैं उनको जब मार दिया जाता था उनके लिए एंथासिया वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। एंड आगे सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। इसके बाद है इवैक्शन मीन। जो इवैक्शन नाम दिया गया था इसका मतलब होता था मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। इवैक्शन का नाम देके लोगों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था। गैस चैम्बर जो थे उसमें क्या किया जाता था, गैस चैम्बर वर लेबल एज डिसइंफेक्शन एरिया। गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया बोला जाता था, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों को डिसइंफेक्ट किया जा सके। एंड लुक लाइक अ बाथरूम्स, वो देखने में बाथरूम जैसे लगते थे और वहाँ पे फेक शावर्स होती थी, जैसे कि शावर होती है बाथरूम में, इस तरीके से फेक शावर्स बनाई जाती थी। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। नाजी लोग जो थे वो अपने आइडियाज को कैसे लोगों तक पहुंचाते थे, विजुअल इमेजेस के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पोस्टर्स। इसके सिवा स्लोगन्स होते थे और लेफलेट्स होते थे, मतलब पोस्टर्स लगाना जगह जगह। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज। इसके सिवा ये तो इनका प्रोसेस था खुद का प्रचार करना। इसके सिवा क्या करते थे, वो जो उनके एनिमीज थे, जितने भी उनके दुश्मन थे, उनको क्या करते थे, इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाई एज देयर एनिमीज। जितने भी उनके दुश्मन होते थे ऑफ जर्मन वर, उनको कैसा दिखाया जाता था, जो जर्मन के दुश्मन हुआ करते थे उनके जगह जगह पोस्टर्स लगाए जाते थे। उन पोस्टर्स में उनको अपमानित किया जाता था, उन पोस्टर्स में उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उन पोस्टर्स में उनको मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का दिखाया जाता था। यानी कि जो जर्मन के दुश्मन हुआ करते थे उनके पोस्टर्स बनाए जाते थे और उनके पोस्टर्स में उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती थी और उनको एकदम राक्षस की तरह, डेविल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। एंड सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक। एंड इसके सिवा क्या करते थे, जितने भी सोशलिस्ट या लिबरल्स लोग थे उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो वीक हैं और वो कैसे हैं, वो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, वो मतलब अपना रास्ता भटक गए हैं, उनको अपना राह नहीं मिल रही है, इसलिए उनको डीजनरेट कहा जाता था, यानी पथभ्रष्ट लोग माना जाता था। दे वर अटैक्ड एज, मतलब ये लोग ऐसे थे कि वो अटैक करते थे फॉरेन एजेंट। मतलब इनको कैसा माना जाता था, फॉरेन एजेंट के नाम पे इनको नाम दिया जाता था, फॉरेन एजेंट। नाजनिज्म वर्क, जो नाजनिज्म जो था वो वर्क करता था लोगों के दिमाग पर, मतलब लोगों के दिमाग, दिलो दिमाग पे कब्जा करना। एंड ट्रैप देयर इमोशंस, उनके इमोशंस को ट्रैप कर
तो इस तरीके से नाजी लोग जो थे वो ट्रैप कर रहे थे इमोशंस को, और वो क्रिएट कर रहे थे बच्चों के, मतलब जो जनरेशन थी, जो नागरिक थे, उनके अंदर हेट को क्रिएट कर रहे थे, एंगर को क्रिएट कर रहे थे, और उनके हेट और एंगर का सहारा लेके वो जो अनडिजायरेबल लोग थे उनको टारगेट कर रहे थे, कि मतलब ये लोग जो गुस्सा करते हैं, अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन जो है वो अनडिजायरेबल लोगों को ट्रीट करने में, गलत तरीके से ट्रीट करने में निकालें। आगे देख लेते हैं, पीपल रिएक्शन ऑन नाजनिज्म। नाजनिज्म पे लोगों का रिएक्शन क्या था? मैनी पीपल फॉल प्रे टू दिस नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। बहुत सारे लोग जो थे वो नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा का शिकार हो गए, यानी कि उनकी बातों में आ गए, उन पर विश्वास करने लगे। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि कोई समाज में नई पॉलिटिकल पार्टी आई है या कोई भी पार्टी आई है, वो अपनी विचारधारा बताती है, ठीक है, वो बताती है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर आप उसकी बात तो नहीं मानेंगे, आपकी तो अपनी खुद की सोच है, पर बार बार वही चीज़ आपके दिमाग में डाली जा रही है, वही चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है, तो एक समय आता है कि आप उनकी तरीके से सोचने लगते हो और उनकी तरीके से बात करने लगते हो। तो वही चीज़ हुआ। मैनी स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज, यानी बहुत सारे लोग नाजी लोगों की तरह दुनिया को देखने लगे, उनकी आंखों से दुनिया को देखने लगे। स्पोक देयर माइंड एंड नाजी लैंग्वेज, और वो लोग कैसे बात करने लगे? नाजी लैंग्वेज में बात करने लगे। नाजी लैंग्वेज का मतलब कोई भाषा नहीं है, नाजी लैंग्वेज का मतलब है नाजी थिंकिंग रखने वाले जो लोग हैं, जो अपनी विचारधारा को प्रकट करते थे, उसी विचारधारा पे चलने लगे बहुत सारे लोग। एंड वो लोग क्या करते थे? दे जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग द नाजी अलोन वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, यानी कि वो लोग ये मानने लगे, जो नागरिक थे वो ये मानने लगे कि जो नाजी लोग हैं वही अकेले इस दुनिया को प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि दिलाएंगे, और जो जर्मनी कंट्री है उसको सभी समस्याओं से बाहर निकालेंगे और जर्मनी का उद्धार करेंगे। बट मैनी जर्मन्स, लेकिन बहुत सारे जर्मन लोग ऐसे भी थे, ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजनिज्म ऑल्सो, इन हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ दैम वर टू स्केयर टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट, एंड दे प्रेफर टू लुक अवे रादर। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जर्मन के जो नाजी विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उनका विरोध करते थे, परंतु उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से नाजी का विरोध कर सके, क्योंकि वो बहुत नाजीवाद में आपको पता है कि वो एक साथ पनिश कर देते थे, लोगों को मार दिया करते थे, इसलिए लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, लोग उनके सामने से उनका विरोध करने में डरते थे, इसलिए लोग क्या करते थे? दे प्रेफर टू लुक अवे राथर, यानी कि जब नाजीवाद की बात होती थी तो वो क्या करते थे? मुंह फेर के चले जाते थे। मतलब वो धरना नहीं दे सकते, वो बहस नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? वो हट तो सकते हैं उस जगह से। तो इस तरीके से वो उस विचारधारा पे विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए क्या करते थे? वहां से हट जाया करते थे, उस बात को अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे। आगे देख लेते हैं, हॉलोकास्ट का क्या मतलब है? दीज मास किलिंग, हॉलोकास्ट का मतलब होता है महाध्वंस, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में महाध्वंस करना। तो दीज मास किलिंग इज ऑल्सो नोन एज हॉलोकास्ट। मास किलिंग को हॉलोकास्ट का नाम दिया गया था। मास किलिंग का मतलब होता है एक बार में सैकड़ों लोगों को मार देना, उसे मास किलिंग बोलते हैं। तो मास किलिंग को हॉलोकास्ट का नाम दिया गया था। एंड ये क्यों किया जाता था? ये बोला जाता है कि जितने, अगर मतलब जिस तरीके से नाजी लोग जो थे वो लोगों को मार रहे थे, परेशान कर रहे थे इस तरीके से, तो आज की सोसाइटी में भी अगर हम जाकर देखेंगे तो इसके ऊपर हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, पोएम्स और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उस टाइम क्या हो रहा था? स्प्रिट वियर टू विटनेस, जितने भी लोग उस समय के विटनेस थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ें घटना घटते हुए देखी थी, उन सभी लोगों, वो लोग क्या कर रहे थे? इस घटना को अपने शब्दों में बयां कर रहे थे, यानी लिखने का प्रयास कर रहे थे। प्रिजर्व आर डॉक्यूमेंट्स, लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए। कैन बी सीन इन मैनी गिटो एंड कैंप्स, गिटो और कैंप्स वो जगहें होती थी जहाँ पे अनडिजायरेबल लोग रहा करते थे। जिन लोगों को अनडिजायरेबल लोग जर्मन में कहा गया था, वो लोग गिटो और कैंप्स में रहा करते थे। उन लोगों पे किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था, किस तरीके से उनको अपमानित किया जा रहा था, उनको गैस चैम्बर्स में ले जाके मार दिया जाता था, मास किलिंग होती थी। तो जिन लोगों ने ये घटनाएं अपनी आंखों से घटते हुए देखी, वो चाहते थे कि आने वाले भविष्य को भी इन घटनाओं का ज्ञान हो, इनके बारे में पता चले। तो इसलिए लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, कहानियां लिखी, पोइट्रीज लिखी, ताकि आने वाले, तो आज की जनरेशन में हमें ये बातें कैसे पता है? हमें कैसे पता चला कि हिटलर नाम का कोई शासक था और उसने ऐसे ऐसी चीज़ें की, इस तरीके से लोगों पर अत्याचार किए? तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? किताबों से मिलती हैं। तो इस तरीके उस समय जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये घटनाएं देखी थी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है,
एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, आने वाले 20 साल बाद जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा हम जब हमारी जनरेशन में एक बीमारी आई थी, वो महामारी की तरह फैल गई थी और पूरी दुनिया में इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, सारी चीज़ें बंद हो रही थी, स्कूल्स बंद हो गए थे, कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो हमारे बच्चों को कैसे बिलीव होगा? पर हम आंखों देखी बातें उनको बताएंगे तो उनको बिलीव होगा। और हमारे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को तो हम बता सकते हैं, पर उसकी नेक्स्ट जनरेशन को या उसकी नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए हम जिंदा तो रहेंगे नहीं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए किताबें लिख सकते हैं। वो किताबें, हम जिंदा नहीं रहेंगे पर हमारी लिखी हुई किताबें तो जनरेशन टू जनरेशन आगे जाएंगी और उसको पढ़कर बच्चे जानेंगे कि पिछली जनरेशन में क्या क्या घटनाएं घटी। तो बिल्कुल ऐसे ही जिन लोगों ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने इसके ऊपर कई सारी किताबें लिखी, डॉक्यूमेंट्स लिखे, और वो सारी चीज़ें पढ़कर आने वाली जनरेशन को, यानी आज की जनरेशन को, हमें उन घटनाओं के बारे में, हॉलोकास्ट के बारे में पता चला। द इनहैबिशंस, मतलब जितने भी इनहैबिशंस थे, मतलब उस समय के जो लोग थे, रोट अ डायरीज, उन्होंने डायरी लिखी, कैप नोटबुक एंड क्रिएटेड, उन्होंने बहुत सारी तरह की नोटबुक्स क्रिएट की, डायरीज क्रिएट की, आर्चीज क्रिएट की, मतलब अपनी तरह से अपनी कथाएं लिखी। द मेमोरीज ऑफ होलोकास्ट लाइफ ऑन द, अगर हम हॉलोकास्ट की मेमोरीज को याद करते, सोचो हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ के हमें कितना बुरा लग रहा है कि कितना गलत हुआ लोगों के साथ, कितना दुख हो रहा है हमें। तो जो लोग अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख रहे थे तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो इसीलिए लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी, पोइट्री लिखी। इसके ऊपर एक आई थिंक बहुत ही पॉपुलर डायरी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ी होगी मे बी, वो भी इसी के ऊपर लिखी हुई है, बहुत पॉपुलर है वो। तो बहुत सारे, अगर हम लोग इन चीज़ों को याद करते हैं, इसके लिए बहुत सारे म्यूजियम्स बनाए गए, मेमोरियल्स बनाए गए। जैसे किसी सेना के जवान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में मेमोरियल बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहूदियों को बेगुनाही के तौर पर भी मारा गया इतने सारे लोगों को, तो उनके लिए बहुत सारे मेमोरियल्स बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए, मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में बनाए गए हैं। तो आगे देख लेते हैं। दीज आर ट्रिब्यूट टू दोज, ये ट्रिब्यूट है उन सभी लोगों को जिनके साथ अत्याचार हुआ, उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट है ये मेमोरीज जो है, मेमोरियल्स जो बनाए गए, जो म्यूजियम्स बनाए गए, जो डॉक्यूमेंट्रीज लिखी गई, पोइट्री लिखी गई, ये सारी क्या है, उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट हैं जिनके साथ वो अत्याचार हुए। और एम्बैरसिंग रिमाइंडर्स टू दोज, उन सभी लोगों के लिए एम्बैरसिंग रिमाइंडर है जिन्होंने ये अत्याचार किए थे, ठीक है। और वार्निंग टू दोज, और वार्निंग है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने चुपचाप इन घटनाओं को घटते हुए देखा और कुछ। तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके साथ घटना घटती है यानी अत्याचार होता है, दूसरे वो लोग होते हैं जो अत्याचार करते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो अत्याचार को होते हुए देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनके लिए ट्रिब्यूट है, और जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके लिए एम्बारसिंग रिमाइंडर है, और जिन लोगों ने अत्याचार को होते हुए देखा है पर कुछ बोला नहीं है उनके लिए एक वार्निंग है कि उन्होंने कैसे ये साइलेंटली देखा है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़े बड़े अत्याचार इस तरीके से जर्मन में हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं आज के टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को। आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वॉज द मीनिंग ऑफ होलोकास्ट डिफरेंट फॉर द नाजीज एंड ज्यूज, यानी कि यहूदियों के लिए और जर्मन्स के लिए कैसे अलग अलग थी होलोकास्ट का मतलब। हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपोगंडा ऑफ नाजनिज्म। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, आपको इमेजिन करना है दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन जर्मनी एंड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर ज्यूस इन द स्कूल, यू बिलीव दैट ज्यूस आर नॉट बैड, व्हाट वुड यू से टू योर फादर, राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। आपको बोला गया है कि आप जर्मनी के एक स्टूडेंट हैं, जर्मनी के स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो यहूदी हैं, और आपको लगता है, आप विश्वास करते हैं कि यहूदी लोग गलत नहीं होते, बुरे नहीं होते, और आप अपने पिता से बात करेंगे तो क्या कहेंगे, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा आपको। ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं इनके आंसर्स। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी, यानी कि हिटलर जो है वो नाजी वर्ल्ड व्यू जो था उसे अट्रैक्टिव कैसे उसने बनाया जर्मनी में। आंसर है, हिटलर मेड द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी एज फॉलोज। नंबर 1, द नाजी पीपल यूज द मीडिया टू एक्सप्रेस देयर
मॉडलिटीज़ एंड इन्वेंटेड न्यू वर्ड्स। यानी कि जो नाजी लोग थे वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे पूरी तरीके से खुद को अच्छा दिखाने के लिए, साथ ही उन्होंने नए नए शब्दों को ईजाद किया था मतलब नए नए शब्दों की खोज की थी। Point number 2, pictures, films, radios, posters, catchy slogans and leaflets were used to spread Nazi ideas. नाजी आइडियाज़ को फैलाने के लिए समाज में नाजी लोगों ने पिक्चर्स, फिल्म्स, रेडियोस, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स का प्रयोग किया था। बात करते हैं आज के थर्ड पॉइंट की। पोस्टर्स यूज टू मेक फन ऑफ जर्मन एनिमीज एंड पोर्ट्रेट दैम एज डेविल। जितने भी जर्मन के दुश्मन थे उनके पोस्टर्स बनाए जाते थे, फन पोस्टर्स बनाए जाते थे जिसमें उन्हें अपमानित किया जाता था और उनको एज अ डेविल ट्रीट किया जाता था, उनको दिखाया जाता था एज अ डेविल। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। हाउ वॉज द मीनिंग ऑफ हॉलोकास्ट डिफरेंट फॉर द नाजीज एंड द ज्यूस। आप जो नाजी लोग थे और जो यहूदी थे दोनों की नज़र में होलोकास्ट का मतलब अलग अलग कैसे था। होलोकास्ट का मतलब महाविध्वंस। तो मास किलिंग इज नोन एज हॉलोकास्ट। जब एक ही साथ सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता था उसे हॉलोकास्ट कहते हैं। फॉर द नाजीज इट वॉज अ विक्ट्री सागा। यानी कि नाजीज के लिए ये एक विजय गाथा थी। वाइल इट वॉज अ ट्रेनी फॉर द ज्यूस। जबकि ज्यूस के लिए ये एक अत्याचार था, एक अपमान हुआ करता था। एज ज्यूस व मैस्कर्ड थ्रू द ग्रेट डिप्रेशन। इसके द्वारा जो ज्यूस थे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था और उनको मार दिया जाता था। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपोगेंडा ऑफ नाज़िज्म। नाज़िज्म का जो प्रोपोगेंडा था वो आम लोगों तक कैसे पहुंचा और कैसे लोगों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर है मोस्ट पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोपोगेंडा ऑफ नाज़िज्म। यानी नाज़िज्म का जो प्रोपोगेंडा था उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। ही स्टार्टेड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी। लोगों ने नाजी विचारधारा के अनुसार सोचना प्रारंभ कर दिया। पीपल स्टार्टेड टू थिंक दैट नाज़िज्म विल टेक द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। लोगों ने ये मानना भी शुरू कर दिया कि जो नाजी लोग हैं वही देश को प्रोग्रेस पर ले जाएंगे एंड दिस सिस्टम विल डू वेलफेयर ऑफ ऑल। और यही सबके लिए अच्छा होगा। वाइल सम अपोज नाज़िज्म। जबकि कुछ लोग नाज़िज्म के अपोज थे यानी खिलाफ थे, बट डिड नॉट डेयर टू टेक। लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि एंटागोनिस्टिक स्टेप यानी कि वो उनके विरोध में स्टेप्स ले सके, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लेकिन लोग अंदर से मन से बहुत सारे लोग अपोज्ड भी थे। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन जर्मनी। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक जर्मनी के स्कूल के स्टूडेंट हैं। मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर ज्यूस इन द स्कूल। और आपके बहुत सारे दोस्त यहूदी हैं। यू बिलीव दैट ज्यूस आर नॉट बैड। आप ये मानते हैं कि जो यहूदी हैं वो बुरे नहीं होते हैं। वट वुड यू से टू योर फादर। आप अपने पिता से क्या कहेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। उसके ऊपर आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए। सो आंसर इज फादर, ऑल माई फ्रेंड्स आर ज्यूस बट दे आर वेरी गुड ट्रू बाय हार्ट। वो लोग मेरे सभी दोस्त जो हैं वो ज्यूस यानी यहूदी हैं, वो अच्छे भी हैं और दिल के सच्चे भी हैं। वाई डू पीपल इन आर सोसाइटी हैव इम्प्रेशन दैट ज्यूस आर नॉट गुड। ऐसा क्यों है सोसाइटी में कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि ज्यूस जो होते हैं यानी यहूदी जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। वाइल ऑल माई फ्रेंड्स, जबकि मेरे सभी दोस्त डिस्पाइट बीइंग ज्यूस आर नॉट आर वेरी गुड। मेरे जबकि सभी दोस्त यहूदी होने के बाद भी बहुत अच्छे हैं। आई डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई देती है। सो आई विल बी अ फ्रेंडली विद माई फ्रेंड्स। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मित्रता बनाए रखूँगा। बट वाई इज़ इट बींग डन इन द सोसाइटी दैट मैन इज़ बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द सेपरेटेड फ्रॉम मैन। पर सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि इंसान को इंसान के साथ भेदभाव करके अलग किया जा रहा है। एवरीवन इज़ ह्यूमन। हर इंसान मानव है। एंड एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव द सेम। और सबको अधिकार है एक जैसा जीवन जीने का। सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग टू डू एनीथिंग टू एनीवन। इस प्रकार का भेदभाव किसी के साथ भी करना पूरी तरीके से गलत है।
तो ये उस बच्चे की अपनी भावनाएं हैं जो खुद जर्मन का स्टूडेंट है, अपने साथ अपने मित्रों के साथ होने वाले भेदभाव को देख रहा है और उसे वह अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये सोचिए कि आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं और अचानक से अगर ऐसी कोई समस्या किसी भी देश में आ जाती है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी आपकी तरह क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सके। कोई या डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताना है। और आपको हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहाँ भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी अगली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।